मुझे बहुत दुख है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 26 की रात में जब गांधी मैदान के पास एक लावारिस सूटकेस मिला था, इसकी सूचना मिली, शुक्र है उसमें कपड़े थे, कोई विस्फोटक नहीं था, ये मुझको बताया गया। लेकिन उस समय भी हमने अपने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा था कि आप पूरे तौर पर गांधी मैदान में रैली हुई है, उसको सैनिटाइज करिए, आवागमन के रूट को देखिए, हर तरह से उसको देखना चाहिए, जो मेरा दायित्व है। आज हमारे पुराने कुछ साथी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई मैंने व्यक्तिगत रूप से समीक्षा नहीं की, ये ठीक है, ये सुरक्षा का मामला है। हमने एक ही बार डीजीपी को और अन्य होम सेक्रेटरी को, गृह प्रधान सचिव गृह को कहा था कि जिस स्तर के सुरक्षा की आवश्यकता है वो सुरक्षा दी जानी चाहिए। और ये लोग बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं, बड़ी रैली के लिए जो सुरक्षा और अन्य इंतजामात होते हैं वो सारे इंतजामात किए जाएं, ये हमने निर्देश दे रखा था। रही बात मेरे व्यक्तिगत रूप से एक एक चीज को देखना, ऐसी तो कोई परंपरा रही नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते थे कि हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो क्या बुराई थी? वो व्यक्तिगत रूप से हमको कह भी देते कि आप ही व्यक्तिगत रूप से देखिए। आज घटना घट गई तो दोषारोपण जरूर है, उस समय खराब लग रहा था हमसे कहना। अरे राजनीति में लड़ाई होती है, कल आप मेरे बारे में क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं वो सब रिकॉर्ड पर है। हम उन चीजों के चक्कर में नहीं रहते हैं। ठीक है, कल आप साफ थे, बोल रहे थे, आज साफ नहीं है, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। कल मुझ में सभी गुण नजर आते थे, आज हम में सभी दोष नजर आते हैं। ये उनको मुबारक। हम तो गुण और दोष दोनों का वर्णन होशो हवास में और सोच समझ कर करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन खैर, हम भी देखते, हमें बड़ी चिंता। जैसे ही पहला ब्लास्ट स्टेशन पर हुआ, मुझे सूचना दी गई, हमने कहा कि भाई अरे सब तरफ देखिए। लोग देख रहे थे। स्टेशन पर एक व्यक्ति भागता हुआ पकड़ा गया, उसने कुछ बात बताई, उससे लीड मिला, लोग भागे, लेकिन उसके बाद एक के बाद दूसरा ब्लास्ट होता चला गया। हमारे अधिकारियों ने कहा कि हमने रैली के मंच को और डी एरिया को पूरा सैनिटाइज किया हुआ था। जो भी वो कर सकते थे करेंगे। हमने बाद में सब कुछ पूछा कि कोई भाई आपके पास जानकारी थी? मुझे बताया गया कि उनको कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। कल भी कुछ बयान आए हैं। मैंने डीजीपी को और गृह सचिव को संदेश भेजा कि भाई हमको तो कहा था कि कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी थी या किस तरह की जानकारी थी, इसके बारे में पूरी जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को दी जानी चाहिए। हमने तो निर्देश दे रखा था कि सब तरह से वो काम करिए। यह जवाबदेही पूरे तौर पर है सुरक्षा एजेंसियों की, हमारे राज्य के संस्थाओं की, जो इस काम को देखते हैं। लेकिन अभी सारे मामलों को देखा जा रहा है। हम हर चीज की एक एक पहलू की जांच करेंगे, चाहे मेरे ऊपर जितना जो चाहे बोल सकते हैं। हम तो साधारण आदमी हैं, मेरी क्या हैसियत? मुझको तो जो चाहे कोई बोल सकता है। क्या क्या नहीं कहे गए रैली में, क्या क्या नहीं कहे गए। भाई इतिहास का तो महाज्ञान प्रदर्शित हुआ। चूंकि ब्लास्ट हो गया था, फिर मैंने सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया था। मुंगेर में विश्व योग सम्मेलन में जाना था, हमने उसको रद्द किया। हम बैठ गए, एक एक पल की खबर ले रहे थे, सामने टेलीविजन चल रहा था, मैं भी भाषण सुनने लगा। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, मौर्य वंश के सिरमौर चंद्रगुप्त, जिनका पाटलिपुत्र गुप्त वंश के काल को भी स्वर्णिम काल कहा गया है।
वहां भी चंद्रगुप्त थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त जिनकी चर्चा हो रही थी वो मौर्य वंश के संस्थापक, उन्हीं का पोता अशोक था। तो चंद्रगुप्त के बारे में कहा गया, हम सुन रहे थे, मुझको अचरज हो रहा था। तक्षशिला को भी बिहारी में बता दिया गया। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं, अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना है। चाणक्य वहीं प्रोफेसर थे पहले, वहां से आए पाटलिपुत्र। हम देखने गए थे। अगर पाकिस्तान की यात्रा का निमंत्रण मिला और उनके एम्बेसडर आए, आप और कहां जाना चाहेंगे, तो मैंने पहली इच्छा प्रकट की थी कि मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय देखना चाहूंगा। और मुझे खुशी है, शंकरसन ठाकुर जी यहां बैठे हुए, मैं उनका तो जीवन भर एहसान नहीं भूल सकता हूं। इन्होंने जो अपने कैमरे से तक्षशिला की एक इमारत के ऊपर मैं खड़ा था, उसकी तस्वीर उन्होंने ली और उसको उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया है, उससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो तक्षशिला तो वहां है। हनुमान जी ही जामवंत को शक्ति का एहसास करा रहे थे। खैर बाद में तो समझे कि जामवंत जी हनुमान को शक्ति का एहसास करा रहे थे। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए। वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया, उसकी फौज कमजोर पड़ गई थी, बीमार पड़ने लगे थे और रास्ते में मर भी गए थे। वो गंगा नदी के पास तक नहीं आ पाए। तरह तरह की बातें की जाती है। खैर ये सब तो छोड़िए। पानी पी पी कर मुझको कोसा। क्या एक्साइटमेंट था, उतावलापन था। कितने बार पसीने पोछे जा रहे थे। इतना पसीना क्यों आ रहा था? किस बात का एक्साइटमेंट? देश के सर्वोच्च पद पर बैठने की तमन्ना रखने वाले आदमी को धैर्यवान होना चाहिए, उसमें उतावलापन नहीं दिखना चाहिए। विरोधियों की आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन किस बात का? झूठ का सहारा लेकर के। गुजरात के एक भोज की बात उन्होंने कही, हम उनके गेस्ट नहीं थे। पटना घर में शादी थी, वो वहीं के रहने वाले। उनका आग्रह था कि हम भी आए, हम गए, हम भी गेस्ट थे, वे भी गेस्ट थे। दोनों को भट्ट साहब ने खिलाया था। ढोकला खिलाया, जो भी खिलाया उन्होंने खिलाया। हाँ, एक बात मुझे याद है, जो वहां हमको जानकारी मिली थी, वो गुजरात के लोग आइसक्रीम बहुत खाते हैं और देश भर में जितने आइसक्रीम की खपत है उसका आधा गुजरात में खपत है। ये हम वही जाने। मीठा तो खाते हैं, लेकिन मीठा खाने का असर भी होना चाहिए। जुबान मीठी क्यों नहीं है? तीखी से तीखी बात मीठी जुबान से की जा सकती है। उसके लिए पानी पीने की जरूरत नहीं है, पसीने पसीने होने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखिए। प्रधानमंत्री का पद इस देश के नेता का पद है। 120 करोड़ लोगों की रहनुमाई करने वाले आदमी को धैर्यवान होना चाहिए, उतावला नहीं दिखना चाहिए। खैर और तो और कुछ कथा सुनाई गई। एक कथा तो यही सुनाई जिसमें हम दोनों चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के गेस्ट थे। एक झूठी कथा भी कही गई। प्रधानमंत्री के किसी भोज के किसी टेबल पर हम और वो आमने सामने कभी नहीं बैठे। ये बनावटी है। वैसे ही हवा जैसे बनावटी है, कुदरत की हवा नहीं है, ब्लोअर से दी जाने वाली हवा है। उसी तरह से कहानी भी झूठी। कथा सुना रहे थे।
एक कथावाचक जो वहीं के हैं उनका हत्र तो देख ही रहे हैं ना आप लोग। कैसी कथा, ऐसी ही कथा जिससे सच का कोई वास्ता ना हो, बनावटी कथा। जब कथा बनावटी तो हवा भी बनावटी। निश्चिंत रहिए। क्या कहा जाता है, तुकबंदी हो रही है भाई। कभी कभी हम लोग कहते हैं, कोई आदमी कहता है कि जरा शेर सुनाते हैं, तो बहुत बार हम लोग कहते हैं क्या ही चवनिया शेर सुना रहे हो। तो तुकबंदी है। जेपी को छोड़ दिया तो बीजेपी को छोड़ दिया। जेपी को कब छोड़ा? कब छोड़ा जेपी को? कब छोड़ा, मैं जानना चाहता हूं। इसलिए कि बीजेपी में भी बी के बाद जेपी है, इसलिए तुकबंदी है। जेपी को छोड़ दिया तो बीजेपी को भी छोड़। अरे कुछ तो स्तर होना चाहिए। तुकबंदी के लिए यूं ही कुछ बात कहना। लोहिया जी के पीठ में हम लोगों ने खंजर भोंका। अरे लोहिया जी वो शख्सियत है जिसने जनसंघ और कम्युनिस्टों को एक घाट पर पानी पिला दिया। कहा सब एक साथ हो, 9 राज्यों में संविधान की सरकारें बनी। और फिर जेपी ने कहा संपूर्ण क्रांति के बारे में, जब उनसे पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति की व्याख्या करिए, गांधी मैदान की एक सभा में उन्होंने कहा था कि लोहिया का जो सप्त क्रांति है वही हमारी संपूर्ण क्रांति। और उन्होंने भी गैर कांग्रेसवाद का सहारा लिया और 4 पार्टियों को एक होकर, विलीन होकर जनता पार्टी बनाने के लिए उन्होंने बाध्य किया था। भाई सब पार्टी को मिला दिया था। यहां गठबंधन मिलाने के बजाय गठबंधन तोड़ने वाले लोग हमको कह रहे हैं पीठ में खंजर भोंका। भाई हम तो यही कह रहे थे कि माहौल ऐसा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जनता त्राहिमाम कर रही है। और जब उसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान हुआ, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी यहां बैठे हैं, इन्होंने पहल की। सिर्फ एनडीए नहीं, पूरा का पूरा लेफ्ट फ्रंट आया, वाम मोर्चा, सभी क्षेत्रीय दल आए और सबको मिला दिया। भारत बंद कामयाब हुआ। एक बार नहीं, 2-2 बार भारत बंद कामयाब हुआ। उसके आर्किटेक्ट बीजेपी के कोई नेता नहीं थे, उसके आर्किटेक्ट हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव थे। जब माहौल बना कांग्रेस के खिलाफ, तो आपने तो सोचा अच्छा माहौल है, अब दूसरों को मिलाने की क्या जरूरत है, खुद ही गद्दी पर बैठ जाएंगे। कांग्रेसवाद को, गैर कांग्रेसवाद को किसने कमजोर किया? हम यही तो कह रहे थे कि भाई बीजेपी बड़ी पार्टी है, नेता तो आप ही का होगा, लेकिन ऐसा नेता चुनो जो सबका ख्याल रखे, सबका विश्वास जीते, सबको साथ लेकर चले, सबको मिलाए, सबको मंजूर हो, सबसे गले मिले। और उसके साथ साथ जो देश के सबसे पीछे छूट गए इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, उनके विकास की भी चिंता करे। हमने क्या गुनाह किया था? हमने कोई गुनाह नहीं किया था। हमने ये बात रखी, मेरा सुझाव जैसा था, अगर हम लोगों के सुझाव को मानते तो आज का समय कुछ और होता। उन्होंने देखा मौका ऐसा है कि अकेले बाजी मार लेंगे। हम उनको बताना चाहते हैं, एक बार में एक लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। कांग्रेस को हराने का लक्ष्य रखते जरूर कामयाबी मिल जाती। उसको हराएंगे और खुद बैठ जाएंगे, ये 2 लक्ष्य एक बार रखने वाला कुशल रणनीतिकार नहीं होता। तो गैर कांग्रेसवाद जो डॉक्टर लोहिया की देन है, उसको कमजोर किया है बीजेपी ने।
हम लोगों ने नहीं कमजोर किया, और हमारी आज की तारीख तक किससे बात नहीं हुई है, बात हो रही है। हम तो अपने रास्ते चल रहे हैं। कल सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन है, उसमें भी कोई गठबंधन नहीं है, उसमें हम लोग शामिल हो रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। कल के बारे में जब वक्त आएगा फैसला करेंगे, लेकिन गैर कांग्रेसवाद को कमजोर किया और आज कह रहे हैं विश्वासघात किया। जैसा रैली का नाम हुंकार, हुंकार का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी उठाकर देख लीजिए। दंभ के साथ अगर ऊंचा स्वर लगाया जाए, दंभ, घमंड, अहंकार, हुंकार से अहंकार टपकता है, उस शब्द में समाहित है। और यह हुंकार कब कर रहे थे? जब हम लोग साथ थे तभी। इनका भेद तो खुल गया जब साथ में थे, तभी से हुंकार करने लगे थे। तब अलग हो गए, तब विश्वासघात। कैसा विश्वासघात? विश्वासघात तो आपने किया। क्या वादा किया था नेताओं ने? हम भेद खोल दें? खोलेंगे तो और कभी। आज संकेतों में मैं पूछता हूं, हमको किसने कहा था कि नितिन गडकरी जी आपसे बात करना चाहते? नितिन गडकरी जी से हमारी बात हुई, कहां बात हुई? नितिन गडकरी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और नितिन गडकरी जी ने जो बात की, क्या उस पर टिके? खुद ही हटा दिए गए। अब बाद में जब टूट हो रहा था तो अडवाणी जी ने हमको फोन किया, कहा कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ वचन दिया है, वो अध्यक्ष का वचन है, उसको निभाया जाएगा। हमने विनम्रता पूर्वक कहा, अडवाणी जी अब आपकी कोई सुनता नहीं। अब वो दौर चला गया बीजेपी का। हमने विश्वास किया। भोज की बात कर रहे हैं, 2010 में हुआ क्या हुआ था, जिससे हम लोगों को शिकायत थी? कोसी में त्रासदी आई, बहुत लोगों ने मदद की। बिहार के लोगों ने अपना पेट काट करके राहत कोष में सहायता दी। हजारों करोड़ के राहत कार्य चलाए गए। हर राज्य ने सहायता भेजी। हम भी दूसरे राज्य में इस तरह की आपदा आती है तो सहायता भेजते हैं। 5 करोड़ की सहायता भेजी गई। उसका गुणगान किया गया कि विपत्ति के काल में हमने मदद की। अरे जो दान दिया जाता है उसका बखान नहीं किया जाता है। मेरी शिकायत इस बात पर थी कि इस बिहार के कोसी त्रासदी में जहां हजारों करोड़ लगे, 5 करोड़ की क्या मुराद? कैसा दान देते हो, बखान करते हो, ले जाओ अपना 5 करोड़ रुपए। तकलीफ लगी उस समय तकलीफ लगी, लेकिन जो चेक गया उसको भुना लिया गया। एक तो दान दिया, उसका बखान किया, वो पैसा लौटाया, उसको वापस रख लिया। ये कहीं देखा है? ये है भारतीय संस्कार? हम लोग तो सोशलिस्ट हैं। संस्कार वगैरह की ज्यादा बात तो वो करते रहते। यही है भारतीय संस्कार। यहां हमारे दिल्ली से भी बहुत मित्र मीडिया के आए हुए, उनसे हम कहेंगे रिसर्च करें, इग्नोर मत करिए। ऐसा कौन सा दान जिसका बखान हो, अब वो राशि लौटा दी जाए तो उसको भंजा लिया जाए? ये कैसा आचरण? हम तो तैयार थे इस्तीफा देने के लिए। अपने सहयोगी श्री सुशील कुमार मोदी जी को हमने कह दिया था, मैं तो तैयार हूं, 1.5 मिनट का फासला है एक अने मार्ग से राजभवन पहुंचने में। लेकिन कौन पीछे हटा? क्यों 2010 में 7 चुनाव आप लड़े?
जब इतने मरमाहत थे, इतने चोट खाए हुए थे, तो इसलिए 2010 में लड़े कि मेरे बिना उस समय काम नहीं चलने वाला था। तो अवसरवादी कौन? अवसरवादी कौन? जब जैसा तब तैसा किसका आचरण? 10 में हम चाहिए थे तो कह रहे अपमानित किया, तो अपमान का घूंट पीकर क्यों रहे? और फिर 14 में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? किस तरह की उत्तेजना पैदा कर रहे हैं? कहा गया सजा दोगे, सजा दोगे, सजा दोगे। सबका समर्थन कहेगा हां, आगे तो थोड़ा दूर हार्डकोर समर्थक रहता ही है। उसके बाद कहा चुन चुन कर साफ करोगे, एक बार नहीं 3 बार चुन चुन कर साफ करोगे। लोकतंत्र में चुन चुन कर साफ किया जाता है कि चुनाव में हराया जाता है? ये लोकतंत्र है या फांसीवाद है? ये कैसी भाषा है? चुन चुन कर साफ करोगे। ये लोकतंत्र की भाषा है या फासिज्म की भाषा है? हम देश की जनता को आगाह कर देना चाहते हैं, फैसला उनको करना है। ये भाषा लोकतांत्रिक नहीं है। अपने विरोधियों को चुन चुन कर साफ करेंगे और फिर उसके बाद कोई विरोध का स्वर होगा उसको साफ करेंगे। उदाहरण तो दे दिया, प्रोफेसर अमर्त्य सेन इतने बड़े अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने बिहार के विकास के मॉडल की तारीफ क्या कर दी? कहा बिहार में इंसान की तरक्की पर जोर है, यह अच्छी बात है। क्या हुआ? सोशल साइट्स पर किस तरह का कुप्रचार चलाया गया, उनके चरित्र हनन का प्रयास किया गया, कौन नहीं जानता? यानी विरोध के, असहमति के स्वर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सिर्फ तानाशाही नहीं है, यह फासिज्म है। और वही बात है, जब फासिज्म में यकीन हो तो आदर्श हिटलर हो जाता है, और जो जो हिटलर ने किया वही काम किया जाता है। उनका प्रचार मंत्री था गोएबल्स, उसका सिद्धांत था एक झूठ को 100 बार दोहराओ, वो सच का रूप धारण कर लेता है। यही हो रहा प्रचार। अब भाइयों, मैं एक शब्द मैं कभी बोलता नहीं हूं, मेरी जितनी आलोचना कर लीजिए, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन यकीन मानिए लोकतंत्र रहेगा तभी आप लिख रहे हैं और ये चैनल पर दिखा रहे हैं। याद रखिएगा, मेरे जैसे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो यहां पर बहुत लोग बैठे हुए हैं जो जीवन के सबसे सुंदर दिनों में जेल की सलाखों के पीछे थे, इमरजेंसी लागू हुई थी देश में। हम लोग को क्या फर्क पड़ता? जीवन के जवानी के दिन अगर जेल में गए तो और क्या होगा? जेल में मार दिया जाएगा, बाहर मार दिया जाएगा। कहा ही जा रहा चुन चुन कर साफ करो, कहा ही जा रहा चुन चुन कर साफ करो। कौन सी घृणा, कौन सी उत्तेजना का वातावरण बनाया जा रहा? मेरे साथियों, मैं आपको सचेत करता हूं, बिहार को भी, यहां के माहौल को भी बिगाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं कहता नहीं हूं, मैं काम करता रहता हूं। कभी भी समाज में झगड़ा मत होने दीजिएगा, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखिएगा। अगर कोई कहा सुनी हो, सब लोग मिलकर के उसको ठीक करने की कोशिश करिएगा। कभी उसको झगड़ों का रूप धारण करने मत दीजिएगा। दंगों की तो बात ही नहीं। मेरे साथियों, वक्त आ गया है, ये निर्णायक दौर है। खतरा बहुत बड़ा है, सिर्फ सांप्रदायिकता का नहीं, फांसीवाद का खतरा है। इसलिए सचेत हो जाइए, जान की बाजी लगा दीजिए, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखिए। और ऐसा करने में आप कामयाब हो गए तो किसी की दाल नहीं गलेगी। लाल किले का सपना सपना ही रह जाएगा।
मैं भी सपना देखता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का नहीं जो वहां कहा गया। क्या स्तरहीन बातें कही जाती। वैसे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखना कोई गुनाह नहीं है। हमको तजुर्बा नहीं है स्टेशन पर चाय बेचने का, लेकिन हम भी एक साधारण घर से आए हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी पिता के पुत्र हैं। हमारी मां किसान, पिताजी तो वैद्य थे, मां ही खेतीबाड़ी का काम देखती थी। आप में से बहुत लोग मिले भी होंगे, अब तो रही नहीं। धर्मपरायण महिला किसानी करती थी। हम भी जब स्कूल से फुर्सत में आते थे तो पिताजी के मरीज होते थे, वो दवा खुद बनाते थे, वो पुड़िया दिया जाता था तो हम भी उनके पास बैठ करके दवा का पुड़िया बांध दिया करते थे। अब पुड़िया हम ठीक ठाक बांधते थे, अगर पुड़िया बांध दे तो फेंकने पर भी खुलेगा नहीं। हम भी साधारण परिवेश के हैं, हम भी छोटे किसान के घर से आए, एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आए हैं जो आजादी की लड़ाई में जेल गए। हम लोगों का भी बैकग्राउंड कोई ऊंचा नहीं, कहने से कोई पिछड़ा नहीं होता। किया क्या है पिछड़ों के लिए? न मधुली में पिछड़े वर्ग से आते थे, न राजनारायण आए, लेकिन पिछड़ों के दिल में चौधरी चरण सिंह नहीं थे पिछड़े, उनके वीपी सिंह, राजनारायण जी, ये पिछड़े कुल में पैदा नहीं हुए, लेकिन पिछड़े के दिल में, वो पिछड़े के दिलों पर वो राज करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जो काम क्या करता है, नीतियां क्या है? सिर्फ हम व्यक्ति को बना देंगे? क्या नीतियां हैं? क्या विदेश नीति? क्या करेंगे आप? हम चारों तरफ विरोधियों से, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, इसका क्या रास्ता होगा? आज भी बिना खाए पिए लोग सो जाते हैं। आजादी के इतने साल के बाद आज भी महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं, गरीब गुरबा कुपोषण के शिकार हैं। सबको आवास नहीं है। शिक्षित होने की बात तो छोड़ दीजिए, अक्षर ज्ञान भी सबों को नहीं है। पीने का शुद्ध पानी नहीं है, भरपेट खाना नहीं है। बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं। क्या नजरिया है? उनका उत्थान कैसे होगा? आप पूछेंगे कि आपका क्या नजरिया है? हमने अपने नजरिए के हिसाब से बिहार में विकास की नीतियां बनाई। जब तक लोगों को हम पढ़ाएंगे नहीं, उनके सेहत पर ध्यान नहीं देंगे और उनके भोजन का प्रबंध नहीं करेंगे, तब तक विकास नहीं होगा। वो विकास बेमानी है जहां फैक्ट्रियां तो लग सकती हैं, कल कारखाने तो खुल सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग दरिद्रता की चपेट में हो। तो विकास का क्या नजरिया है? क्या नजरिया है? हर जगह जाकर बोल देने से काम नहीं चलेगा। कौन सा नजरिया? साहब खुल्लम खुल्ला जब मंच से जाति को आमंत्रित किया जा रहा है, और तो और कमाल हो गया। ये कैसी पार्टी है? कभी इन्होंने भगवान राम को अपना एक्टिव मेंबर बना लिया था और पटना में आकर के कृष्ण भगवान को एक जात की सीमा में बांध दी। भगवान कृष्ण को भी जात की सीमा में बांध दिए। भला बताइए, एक तरफ जात पात के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान को भी जात के दायरे में बांध दिया। अरे भाई, भगवान कृष्ण गए थे मथुरा से द्वारिका, और द्वारका गए, द्वारकाधीश बने, और वहां ने द्वारकाधीश क्या थे? द्वारका स्टेट क्या था? वो एक पोर्ट सिटी था, समुंदर के किनारे उन्होंने पोर्ट सिटी की स्थापना की। वो राज्य साधन संपन्न हुआ,
बहुत बड़ी फौज उनकी थी और देश पर उनकी नीतियां चली। भगवान राम छत्री, भगवान कृष्ण यदुवंशी नहीं। अरे लोहिया की बात करते हैं तो लोहिया की बातों को भी जानिए। उन्होंने राम कृष्ण शिव पर लिखा है और कहा है राम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा और भगवान कृष्ण ने पूरब से पश्चिम को जोड़ा। यह है भगवान कृष्ण, वो कोई एक खास जाति के नहीं है। भारत को पूरब से पश्चिम तक एकजुट करने वाले। अब भगवान राम आज के किसी पार्टी के एक्टिव मेंबर नहीं है, भगवान कृष्ण है। जब मर्जी भगवान राम को इन्वोक कर दिया, जब मर्जी भगवान कृष्ण को इन्वोक कर दिया। भाई कमाल है। अब बना करके रखते ही लोग कौन? बजरंग दल। ये बजरंग दल का मतलब हनुमान। हनुमान मतलब क्या? बानर। अब बानर का मतलब क्या? पिछड़ा। हम लोगों के जैसा पिछड़ा, हम लोग बानर हैं। तो कैसी राजनीति चल रही है, क्या माहौल देश में बनाया जा रहा है। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि अब एकजुट रहिए। इस तरह की बातें चलती रहेगी और हम लोगों के पास वो सामर्थ्य नहीं है। वो तो रोज कुछ न कुछ प्रचार करते रहेंगे। वो तो एक अलग बात है, लोग कुछ कुछ उसका जवाब देते रहेंगे, लेकिन हम लोग उसमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपना काम करना चाहते हैं। अगर बिहार में लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हमने जेपी लोहिया के सिद्धांतों को जमीन पर उतारा। आधी आबादी को बराबरी का हक दिलाया, बराबरी की हिस्सेदारी दिलाई। समाज में जो हाशिए पर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया, चाहे वो दलित महादलित हों या अति पिछड़े वर्ग के लोग हों। बिहार की सबसे बड़ी पूंजी यहां के लोग, यहां की मिट्टी, यहां की आबोहवा, यहां का इतिहास, यहां की विरासत, उसी को समेट करके बिहार की कृषि को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के विरासत के आधार पर फिर से अपना एक जो हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, फिर से बिहार के गौरव को ऊंचा उठाना चाहते हैं। बिहार में जो कुछ भी है, बिहारियों में जो कुछ भी है, कुछ लोग बिहारियों को मजदूर ही समझते हैं। अरे भाई, बिहारी भी किसी दिन आगे बढ़ेगा, सिर्फ मजदूर क्यों रहेगा? ये तो हमको मालूम है, बिहारियों के मेहनत के बगैर न गुजरात बन सकता था, न महाराष्ट्र बन सकता था, पंजाब हरियाणा दिल्ली को कौन करे। आज तो चले जाइए, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है वहां बिहारी आपको मिलेंगे। तो बिहारी मेहनती है, ये भीख नहीं मांगता है, मेहनत की रोटी खाता है। हमारे लोग मेहनती हैं, हमारी युवा पीढ़ी मेधावी है। देश में किसी तरह का इम्तिहान हो, चाहे नौकरी के लिए हो या एडमिशन के लिए हो। चिंतन शिविर में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी के झूठ उन्होंने गिनाए। कहा कि कई ऐसी बातें पटना की रैली से कही गई नरेंद्र मोदी की जो सच्ची नहीं थी। चंद्रगुप्त को मोदी ने गुप्त वंश का बताया, वो मौर्य वंश के थे। इसके अलावा और कई बातें उन्होंने कहा कि तक्षशिला पाकिस्तान में है, मोदी ने कहा बिहार में है। तो एक एक करके झूठ गिनाए। कहा कि हुंकार से अहंकार टपकता है। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की टेबल पर हम मोदी के साथ कभी नहीं बैठे। तो ये भी एक नकली कथा सुनाई। और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे कथाएं नकली है वैसे हवा भी नकली है। नीतीश कुमार ने कहा कि सिकंदर सतलुज तक ही पहुंचा था, कभी गंगा नदी तक नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहुंचा दिया गया गंगा नदी तक। तो मोदी के झूठ गिनाए आज इस मंच से। मोदी ने कहा था कि जेपी को छोड़ने में मोदी ने तुकबंदी की। बीजेपी में जेपी बी के बाद आता है, तो उससे तुकबंदी करके कुछ भी कह गए, ये कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो एक एक बात जो पटना के गांधी मैदान से 27 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने कही थी, उसका जवाब देते हुए नीतीश कुमार कहा गुजरात में बिहार के जज के परिवार की शादी में दोनों साथ गए थे और मिठाई नरेंद्र मोदी ने नहीं खिलाई थी।